नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। आज के इस वीडियो के द्वारा हम जल प्रदूषण भाग 7 स्टडी करेंगे, जिसमें डिफ्लोराइडेशन और यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स को माइन्यूटली स्टडी करेंगे। डिफ्लोराइडेशन का मतलब होता है कि जल में उपस्थित घुलनशील फ्लोराइड आयन जो कि निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में है, उसे किसी भी विधि द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत लाना। फ्लोराइड आयन जो है उसकी अधिकतम मात्रा जल में 1.5 ppm तक हो सकती है। इसकी अधिकता से जीवों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसमें डिकलरेशन ऑफ टीथ होता है, अर्थात दांतों का रंग पीलापन आ जाता है। दांतों में दांत और शरीर की हड्डियां भंगुर हो जाती हैं और उनके टूटने का भय बना रहता है, तथा शरीर का ढांचा जो स्केलेटन है वो भी डिफॉर्म हो जाता है, डी शेप्ड हो जाता है। फ्लोरोसिस मनुष्य को तब होता है जब वह मानक सीमा जो कि 1.5 ppm है, उससे अधिक घुलनशील फ्लोराइड युक्त पेयजल को लगातार पीने के लिए व्यवहार में लाता रहता है। साधारण पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर मानव शरीर में फ्लोराइड अस्थियों से हाइड्रोक्साइड को हटाकर खुद जमा हो जाता है और अस्थि फ्लोरोसिस को जन्म देता है। फ्लोरोसिस की चपेट में आकर मनुष्य असमय ही वृद्ध होने लगता है, उसकी कमर झुकने लगती है और वह चलने फिरने में लाचार हो जाता है। डिफ्लोराइडेशन जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की अधिकता को रसायनों से अभिक्रिया करवाकर अथवा कुछ पदार्थों द्वारा अवशोषण कर इन्हें निर्धारित सीमा में लाने या दूर करने की प्रक्रिया को डिफ्लोराइडेशन कहते हैं। डिफ्लोराइडेशन निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट द्वारा डिफ्लोराइडेशन। एल्यूमिनियम सल्फेट फ्लोराइड आयनों को अविलेय एल्यूमिनियम फ्लोराइड में परिवर्तित कर देता है तथा अविलेय एल्यूमिनियम फ्लोराइड अवक्षेपित हो जाता है, जिसे जल से सेपरेट किया जा सकता है। इसे रासायनिक क्रिया द्वारा दिखाया गया है। एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस फ्लोराइड आयन और ये मिलकर एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाते हैं, और सल्फेट आयन जो कि जल में घुलनशील रहता है और एल्यूमिनियम फ्लोराइड है वो अवक्षेपित होकर पैंदे में बैठ जाता है। इस तरह से जल को फ्लोराइड आयन से शुद्ध किया जा सकता है। दूसरा तरीका है मैग्नीशियम लवणों द्वारा डिफ्लोराइडेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उपस्थिति में मैग्नीशियम लवणों द्वारा फ्लोराइड आयनों का अवक्षेपण हो जाता है। इसे केमिकल रिएक्शन द्वारा इस प्रकार दिखाया गया है। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रासायनिक अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं, और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये फ्लोराइड आयन से क्रिया कर अवक्षेपित MgOHF बनाता है, और हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, वो जल में विलय रहते हैं, और ये MgOHF जो है वो अविलय होकर अवक्षेपित हो जाता है और इसे जल से सेपरेट कर लिया जाता है। इस तरह से फ्लोराइड आयन से मुक्त किया जा सकता है जल को। तीसरी रासायनिक विधि है कैल्शियम फॉस्फेट द्वारा डिफ्लोराइडेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उपस्थिति में कैल्शियम फॉस्फेट फ्लोराइड आयनों को अवक्षेपित कर देता है। इसे निम्न रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। कैल्शियम फॉस्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड CA5OH का होल थ्राइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस Na2PO4। ये CA5OH का होल थ्राइस जो इंटरमीडिएट लवण बनता है, वो फ्लोराइड आयनों से क्रिया कर CA5FPO4 का होल थ्राइस बन जाता है, और OH आयन इससे सेपरेट होकर जल में घुलनशील हो जाता है। और ये जो CA5FPO4 का होल थ्राइस है, ये अवक्षेपित होकर जल के पैंदे पर बैठ जाता है, जिसे कि आसानी से सेपरेट किया जा सकता है और जल को फ्लोराइड आयनों से शुद्ध किया जा सकता है। चौथी विधि है शोषण द्वारा डिफ्लोराइडेशन। एक्टिवेटेड कोल
एक्टिवेटेड एल्यूमिना, मैग्नीशिया, क्षारीय आयन एक्सचेंज रेजिन आदि पदार्थों का उपयोग कर जल से फ्लोराइड आयनों का शोषण किया जा सकता है। अर्थात ये एब्जॉर्प्शन टेक्निक है जिसमें फ्लोराइड आयन को इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अन्य एक विधि है जिसमें जोजोबा के बीज के पाउच द्वारा डिफ्लोराइडेशन किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस नए तरीके में टी बैग जैसे पाउच का प्रयोग किया है। यह पाउच जैविक रूप से उगाए गए जोजोबा बीज के सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल्स से ढका होता है। जोजोबा बीज आसानी से उपलब्ध होने के कारण इसकी कीमत भी बहुत कम आती है। यह बीज आसानी से फ्लोराइड को पानी से हटा देता है। जोजोबा आसानी से उपलब्ध है। इसमें प्रयोग होने वाले नैनो पार्टिकल्स को जोजोबा बीज से तेल निकालने के बाद बचे बायो प्रोडक्ट से संश्लेषित किया जाता है। संश्लेषित करने के बाद नैनो पार्टिकल पॉलीयूरेथेन फोम जैसी चीज़ों को सतह पर ले आता है। फोम शीट से लेपित नैनो पार्टिकल से बना पाउच पानी में फ्लोराइड को सतह पर खींच लाता है और इसे अपने अंदर सौंख लेता है। पानी के शुद्धिकरण की इस विधि को अवशोषण कहा जाता है। तो ये निम्न विधियां हैं जिसके द्वारा जल में से फ्लोराइड आयन को सेपरेट किया जाकर जल को पीने योग्य बनाया जाता है। इसके पश्चात हम झीलों का सुपोषण अर्थात यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज या लेक्स स्टडी करते हैं। मल जल या इसी प्रकार के दूषित जल जिसमें कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा उपस्थित हो स्वच्छ जल स्रोतों में मिलकर उनका बीओडी भार बढ़ा देते हैं। यहाँ पर बीओडी भार से तात्पर्य है उन सभी कार्बनिक तत्वों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सरल कार्बनिक तत्वों में परिवर्तित करने की क्रिया में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे उस जल का बीओडी भार कहते हैं। अर्थात जितनी ऑर्गेनिक अशुद्धियां होगी उतना ही जल का बीओडी भार अधिक होगा। कार्बनिक पदार्थों जो कि जैविक रूप से विनिष्ट होते हैं के जल स्रोतों से मिलने से सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात डीओ कम हो जाता है। स्वच्छ जल में फॉस्फेट एवं नाइट्रेट युक्त कार्बनिक यौगिकों के मिलने से जल में पोषक तत्वों की वृद्धि के कारण जल के अत्यधिक समृद्धिकरण से उत्पन्न स्थिति को हम झीलों का सुपोषण अर्थात यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ऐसा होने से इसमें पाए जाने वाले शैवाल एवं अन्य जलीय पादपों की संख्या में तेजी से एवं अप्रत्याशित वृद्धि होती है। इस घटना को स्वपोषण या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन शब्द का जन्म ग्रीक शब्द यूट्रोफ्स से हुआ है। यूट्रोफ्स शब्द का अर्थ है पोषित करने वाला। किसी जल स्रोत जैसे तालाब, झील आदि में कार्बनिक पदार्थ नाइट्रेट एवं फॉस्फेट के मिलने से उनमें इन पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ने के कारण जलीय वनस्पतियों की वृद्धि दर का बढ़ना ही वास्तव में यूट्रोफिकेशन या स्वपोषण कहलाता है। यद्यपि यूट्रोफिकेशन या स्वपोषण की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से भी होती है। जब वर्षा का जल के साथ विभिन्न कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के विघटन से प्राप्त होते हैं बहकर किसी जल स्रोत में मिलते हैं, लेकिन ऐसी प्राकृतिक स्वपोषण की घटना में अनेक वर्ष लग जाते हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण तीव्र स्वपोषण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसी आधार पर इसे दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। एक तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन और दूसरा है उत्प्रेरित स्वपोषण या कैटलिस्टिक यूट्रोफिकेशन। प्राकृतिक स्वपोषण जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है, सामान्यतः किसी भी झील या तालाब में पोषक तत्वों की संख्या सीमित होती है जो उनके निर्माण, उस स्थान की मिट्टी, पानी की गुणवत्ता, उसमें उपस्थित अपशिष्ट आदि पर निर्भर करती है। इन स्रोतों के पारिस्थितिक तंत्र और जीवन चक्र पर इसमें उपस्थित
पोषक तत्वों की मात्रा निर्भर करती है और इसी के द्वारा नियंत्रित भी होती है। उदाहरणार्थ, झील में पाए जाने वाले शैवाल, एल्गेई धीरे धीरे झील में उपस्थित पोषक तत्वों से पोषित होते हैं और उनकी मात्रा में वृद्धि होती है और वे उन पोषक तत्वों का उपयोग करते रहते हैं और बढ़ते जाते हैं। इसी तरह जब शैवाल सड़कर नष्ट हो जाते हैं तो ये पोषक तत्व झील में पुनः उपलब्ध होते जाते हैं ताकि अन्य शैवाल या जलीय वनस्पतियों के द्वारा इनका उपयोग किया जा सके। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है, नेचुरल तरीके से होता रहता है, लेकिन यह चक्र इसी प्रकार चलता रहता है और व्यवस्थित एवं संतुलित रहता है जब तक कि इस झील में किसी बाह्य स्रोत के द्वारा पोषक तत्वों का प्रवेश ना हो। बाह्य स्रोत द्वारा पोषक तत्वों का प्रवेश ही उत्प्रेरित स्वपोषण के लिए जिम्मेदार घटक है। बाह्य स्रोत जैसे कि मानवकृत स्रोत, घरेलू अपशिष्ट, सीवेज जल, डिटर्जेंट, कृषि कार्यों में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रोजन व फॉस्फेट जैसे पोषक तत्वों के जल स्रोत में प्रवेश के साथ ही उत्प्रेरित यूट्रोफिकेशन या स्वपोषण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जिससे जल स्रोत में पाए जाने वाली जलीय वनस्पति मुख्य रूप से शैवाल, एल्गे की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की दर व श्वसन क्रिया की दर भी बढ़ जाती है और झील पर कुछ ही समय में शैवाल वनस्पति की मोटी परत जम जाती है। इस क्रियाशीलता से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा विघटन या अपघटन की क्रिया काफी तेजी से होने लगती है। जब एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोजिशन शुरू होता है तो ऐसी स्थिति में अमोनिया गैस, मीथेन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैस उसमें से निकलती है। इन गैसों के निकलने से वो जल है वो सड़ने लगता है। कार्बनिक पदार्थों की क्रमशः बढ़ती मात्रा धीरे धीरे जल स्रोतों के तल पर एकत्र होने लगती है और इसी के कारण तलहटी पर जमा अपशिष्टों की मात्रा भी बढ़ने लगती है, जिससे धीरे धीरे स्वैम्प, बैग्स, मार्श गैस आदि का निर्माण होता है और अंततः जल स्रोत में उपस्थित पानी सड़ने लगता है। जब एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है, वह स्थिति जल के लिए अति भयावह होती है और उस स्थिति में उस जल का अन्य मानव उपयोग संबंधी उपयोग जल का नहीं रह पाता। तो आज हमने यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स और डीफ्लोराइडेशन को स्टडी किया है। धन्यवाद।